नमस्कार बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम पे पढ़े थे, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं उसको। तो पहली बात है, मैथमेटिकली वी डिफाइन स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv as dv is equal to minus dw upon q0, where q0 is equal to test charge and dw is equal to f dot dr is equal to small work done on test charge if it is displaced by small amount dr vector under electrostatic force F vector due to source charge। तो एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है ना। तो सोर्स चार्जेस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज मिलाकर एक सिस्टम है और इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, राइट। तो ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, माइनस डी डब्ल्यू। यहां पर डी डब्ल्यू जो है वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और सिस्टम कौन है इसमें? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज मिलाकर एक सिस्टम है। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमको मिनिमम दो पार्टिकल्स लगते हैं, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, दोनों का एक सिस्टम होता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया है बिकॉज ऑफ सोर्स। और ये पोटेंशियल का चेंज है डीवी, और ये ऐसा क्यों डिफाइन किया है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस पर दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं कि ये ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे मकसद क्या है। तो इसके पीछे कोई मकसद है, इससे कुछ चीजें बहुत इजी होने वाली है, इसलिए इसको स्वीकार किया गया है। और ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आगे अपन समझेंगे तो अपने आप पकड़ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। पॉइंट नंबर 2 में हम बात कर सकते हैं, फ्रॉम अबव dv is equal to minus dw upon q0 is equal to minus f dot dr upon q0, यानी dv को लिखा जा सकता है माइनस f बाय q0 डॉट dr। इसका मतलब अब हमको मिलता है dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr। आप जानते हो इस बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये सोर्स के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एफ बाय क्यू जीरो। अगर एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो जो आता है उसे सोर्स के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, राइट। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स की वजह से क्रिएट होता है और उस फील्ड में रखे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, राइट। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सोर्स चार्ज क्रिएट करता है, और सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा उसमें अगर कहीं एक टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है।
अब आप शायद थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी को क्यों डिफाइन किया गया है। तो ठीक उसी तरह से जैसे ये आइडियोलॉजी सोची गई कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से बहुत दूर है, तो वो थप्पड़ कैसे मार रहा है, फोर्स कैसे मार रहा है बिना कांटेक्ट के। तो इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई सोर्स ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया और उसका फील्ड चारों तरफ उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ है। इस फील्ड में कहीं पर भी एक सोर्स टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो उस टेस्ट चार्ज पर उस फील्ड के द्वारा फोर्स क्रिएट होगा, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, रिपल्शन या अट्रैक्शन का। तो जैसे ये आइडिया है, बिल्कुल सिमिलर आइडिया पोटेंशियल के लिए है कि एक सोर्स चार्ज है, उसके आसपास उसका पोटेंशियल फील्ड है, मतलब उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अलग अलग पोजीशंस पे। और अगर आप उससे किसी डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हो तो दोनों का मिलाकर एक सिस्टम बन जाता है और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, राइट? ओके, इसीलिए जहां पर फोर्स बिना कांटेक्ट के क्रिएट होता है, सिर्फ उसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी जगह पर फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ये इंटेंसिटी और फील्ड वाली कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ उसी जगह डेवलप हुआ है जहां पर बिना कांटेक्ट के फोर्स है। तो फिर जहां जहां फील्ड है वहां वहां पोटेंशियल नाम का कॉन्सेप्ट डिफाइन हुआ है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग के केस में भी आती है, लेकिन वहां पर फील्ड वाली कोई आइडिया नहीं है क्योंकि कांटेक्ट की वजह से फोर्स है, तो इसलिए वहां पे फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल नाम का कॉन्सेप्ट भी वहां पर नहीं है। लेकिन ग्रेविटेशन में पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है। तो जहां जहां बिना कांटेक्ट के फोर्स आता है वहां वहां फील्ड नाम की आइडिया आती है और वहां वहां पोटेंशियल नाम की भी आइडिया आती है। तो इसीलिए केवल तीन ही जगहों पर ये आइडियाज आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक बात है, राइट? तो अब ये एक डेफिनेशन कॉइन हो गई, चेंज ऑफ पोटेंशियल डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, आगे बहुत सारी चीजों में बहुत बार बहुत सारी जगह काम में आने वाली है, राइट? तो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम, यानी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, राइट? तो इसको यूज कैसे करेंगे हम उसको सीख रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में इफ we consider a point source charge q, अगर हम एक पॉइंट सोर्स चार्ज q कंसिडर करें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड due to this source charge at point P at a distance small r from source is, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है Q और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव सोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का यहां पर क्रिएट होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन आर वेक्टर अपॉन आर, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो सकता है, राइट?
किसी पॉइंट किसी पोजीशन P पर। तो एक सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है हमारे पास, और इस सोर्स चार्ज की वजह से हम किसी पोजीशन P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। ये तो आपको आता ही है, ये हमने पहले किया हुआ है, कोई खास बात नहीं है इसमें, राइट। तो अब अगर हम पॉइंट P पर सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं, नाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक potential at point P due to point source charge, we use dV is equal to minus E dot dr। अब आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो सोर्स चार्ज है उसे ओरिजिन सिलेक्ट किया जाता है और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर डिफाइन होता है उस पॉइंट P का जिस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जा रहा है। और चूंकि यहां अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज रखा जाए, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है Q0, तो उस टेस्ट चार्ज पर यह रिपल्शन क्रिएट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिपल्शन की डायरेक्शन में आएगी। तो हम ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज फील्ड पैदा होता है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो अब dV इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस E वेक्टर का मॉड इंटू dr वेक्टर का मॉड इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 इसलिए आया क्योंकि r वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर किया जाएगा। तो ये dr वेक्टर जो है वो r वेक्टर की डायरेक्शन में है और E वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर अगर इस पॉइंट से पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया, हल्का सा dr वेक्टर इस पॉइंट P से थोड़ा सा आगे खसकाया पोजीशन को, तो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर में थोड़ा चेंज dr वेक्टर जो आएगा वो dr वेक्टर की डायरेक्शन और E वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो हमें यहां से पोटेंशियल डिफाइन करने में मदद मिलेगी। तो E का मॉड मतलब KQ बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, कॉस 0 1 होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dV इज इक्वल टू माइनस KQ, कॉन्स्टेंट से बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो ये r टू द पावर -2 हो गया, तो माइनस KQ r टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और सिंपल इंटीग्रेशन है इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डाल दिया। r टू द पावर -2 प्लस 1 यानी r टू द पावर -1 हो गया, नीचे -1 हो गया, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी KQ बाई आर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया जा सकता, वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। क्यों? क्योंकि हम पहली बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि किसी भी R की स्पेशल वैल्यू के लिए V की कोई वैल्यू क्या है, तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअली हमें जरूरत हमेशा पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसलिए जब हम पॉइंट P1 से पॉइंट P2 में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, मतलब अगर एक सोर्स चार्ज इस प्रकार से रखा हुआ है और हमारे पास दो पॉइंट है, एक यहाँ P1 है और एक आगे कहीं तो भी P2 पॉइंट है, तो दो पॉइंट्स अगर हमारे पास है P1 और P2, तो P1 और P2 में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएंगे। तो P1 पॉइंट पर अगर R1 डिस्टेंस है और P2 पॉइंट तक अगर सोर्स से R2 डिस्टेंस है, तो दो पोटेंशियल डिफाइन होंगे। एक पोटेंशियल डिफाइन होगा एट P1, और वो जब डिफाइन होगा P1 पॉइंट पे पोटेंशियल, तो उस पोटेंशियल को डिफाइन करते समय एक कांस्टेंट C इंट्रोड्यूस होगा, तो हम बोलेंगे KQ बाय R1 प्लस C। और P2 पॉइंट पे डिफाइन होगा KQ बाय R2 प्लस C, दोनों में C आएगा। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, और एक्चुअली आपका पाला हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ने वाला है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो डिफरेंस निकालते समय ये सी हमेशा कैंसिल हो जाता है। जब हर सवाल में हर जगह आगे हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है और एक्चुअल पोटेंशियल की वैल्यू कभी निकाली नहीं जा सकती, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम खुद ही एक ऐसा रेफरेंस सिलेक्ट कर ले कि इस सी को 0 बना डाले। तो हम रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं कि आर को इन्फिनिटी ले लेते हैं, उस समय पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। यानी पॉइंट सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर जहां उसका इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त हो जाता है, उस जगह पर उसके कारण पोटेंशियल 0 होता है, ऐसा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, किसी पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से, इससे कितनी दूरी पर, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से 0 हो जाएगा, उस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। ऐसा हम रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ये रेफरेंस हम सिलेक्ट कर ले तो बाकी सारे पोटेंशियल उसके कंपैरिजन में डिफाइन हो जाएंगे अपने आप। तो हम यहां पर एक रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। वी सिलेक्ट a reference that let at r is equal to infinity the electric potential v is equal to 0। then अब अगर मैं v की जगह 0 पुट कर दूं और r की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूं तो c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इसलिए किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल kq/r होगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज आ गया। अब अगर पॉइंट सोर्स चार्ज की बजाय एक इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट है तो सोर्स का नेचर बदल गया, तो फील्ड का डेफिनेशन भी बदलेगा, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन भी उसके कारण बदलेगा। राइट, अगर एक की बजाय 2 पॉइंट सोर्सेस से, पॉइंट चार्जेस से सोर्स के रूप में, तो उन दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा, क्योंकि फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड हो सकता है, सबट्रैक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होने से हमारे पास अगर एक ही पॉइंट सोर्स है उसके बजाय 2 पॉइंट सोर्सेस रहे और वो दोनों सोर्स की वजह से एक ही पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो उन दोनों की वजह से पोटेंशियल अलग अलग फाइंड आउट होंगे और फिर उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो अल्जेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और वो डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इन्फिनिटी पोजीशन पर जो फील्ड, जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसे 0 आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट किया गया है। इसका मतलब जो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल है, अब इस सोर्स चार्ज की वजह से r दूरी पर जो पोटेंशियल है, एक्चुअली वो पोटेंशियल kq/r नहीं है, वो इंफिनिटी पे पोटेंशियल को 0 मान लो तो उसकी तुलना में डिफरेंस जो है वो kq/r है, पोटेंशियल डिफरेंस kq/r है। लेकिन हम उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि हर व्यक्ति रेफरेंस वही सिलेक्ट करेगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो पॉइंट सोर्स चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो हर किसी का रेफरेंस एक जैसा है, इसलिए सबके लिए एक जैसी बात हो गई। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया। अभी तो पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से निकाला है, एक स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अभी नहीं निकाला है, वो भी निकालना पड़ेगा, है ना, या एक इनफाइनाइट स्प्रेड चार्ज शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, dv बराबर -E.dr। देखो ये कैसे डिराइव किया, kq/r, kq/r इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट सोर्स चार्ज। एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज को सोर्स मानकर उसकी वजह से r डिस्टेंस दूरी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो kq/r आएगा। राइट, लेकिन सोर्स चेंज हो जाएगा, सोर्स पॉइंट चार्ज की बजाय एक स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गोला होगा, या सोर्स रिंग होगा, या सोर्स, ऐसे अलग अलग सोर्स लेंगे आप, तो उस सोर्स के हिसाब से पोटेंशियल की जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली डिराइव कैसे हुआ है, इससे हुआ है ना, dv बराबर -E.dr, इस डेफिनेशन से डिराइव हुआ है। तो इससे इंटीग्रेशन करके हर बार अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो अभी अपन ने जो आंसर लाया है kq/r, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज kq/r लिखते हैं, तो ये हमको काफी सारी जगहों पर काम में आने वाला है। राइट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
एक पॉइंट चार्ज सोर्स के रूप में हमारे पास है, तो उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों डिफाइन किया गया, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया है, dv बराबर माइनस dw बाय q0, राइट, ये डिफाइन किया गया है ना। तो अब इससे फायदा क्या मिलेगा, तो जरा चेक करो फायदा क्या मिलेगा इससे। तो पॉइंट नंबर 4 मैं फायदे की बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों डिफाइन किया गया। तो एज dv इज इक्वल टू माइनस dw बाय q0, ये बेसिक डेफिनेशन है, एंड बाय definition of change in potential energy, du change in potential energy बराबर माइनस dw इंटरनल कंजर्वेटिव। और ये शायद आप जानते हो, सही है, मैकेनिक्स से आ रहा है ये। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑफ दिस सिस्टम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है जिसमें कम से कम 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट पार्टिकल, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, चाहे वो 2 चार्जेस हो, चाहे वो 2 मासेस हो। तो मासेस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मासेस होंगे तो चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जिस टाइप का उनका आपसी इंटरेक्शन का फोर्स होगा, है ना, अगर वो आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर वो आपस में एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे होंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर वो स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड होंगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मतलब वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस टाइप का है, तो उस नाम से पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अभी फिलहाल अपना संबंध इलेक्ट्रिक फोर्सेस से है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात अपन कर रहे हैं। ठीक बात है। तो एक सिस्टम लगता है, एक सोर्स चार्ज लगता है और एक टेस्ट चार्ज लगता है, दोनों का मिला के सिस्टम लगता है। अब अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलता है, dv बराबर माइनस dw अपॉन q0 इज इक्वल टू du अपॉन q0। माइनस dw की जगह du लिख सकता हूं मैं, और q0 को इधर डिफाइन कर लो, तो du बराबर q0 dv। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें किसी सोर्स की वजह से पता है, ठीक बात है, जैसे हमने अभी पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है हमको, हमें पता है कि kq बाय r है। तो अगर उस जगह पॉइंट सोर्स चार्ज से r दूरी पर उस पॉइंट p पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दे, तो अब q सोर्स चार्ज और q0 टेस्ट चार्ज दोनों का मिलाकर एक सिस्टम बन जाएगा, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाएगी du बराबर q0 dv। क्या लॉजिक पकड़ में आया, राइट, ठीक बात है। तो पोटेंशियल को क्यों डिफाइन किया गया, अब उसका रीजन आपको यहां पर पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसे इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन du बराबर इंटीग्रेशन q0 इंटू dv, q0 तो बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि u पोटेंशियल एनर्जी बराबर q0 इंटू v, राइट। सो इफ q1 is source point charge, then electric potential due to q1 at point p distance small r from it, पोटेंशियल हो जाएगा k q1 बाय r। अभी अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज ऊपर डिफाइन किया था अपन ने, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के मुताबिक
आपको पता है कि किसी पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है Q1 और ये सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज की वजह से इससे R दूरी पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल तो है, ठीक है। जैसे इस जगह पर अभी कुछ रखा नहीं है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तभी आएगा जब यहां एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। ठीक उसी तरह से अभी फिलहाल सोर्स की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तभी आ सकती है जब एक और चार्ज पार्टिकल यहां रखा जाए जिसका नाम टेस्ट चार्ज हो। तो अब अगर हम एक टेस्ट चार्ज यहां प्लेस कर दे Q0, ठीक है। सो इफ वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q2, Q2 लिखना चाहिए मुझे, टेस्ट चार्ज Q2 at point P, then the electric potential energy of two charged particle system will be। अब अगर वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया तो एक सिस्टम बन गया, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी Q2 टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल, Q2 इनटू V, ये डेफिनेशन यहां से आ गई। और V की वैल्यू है KQ1 बाय R, तो V की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, तो Q2 इंटू K Q1 बाई R, और यहां से पोटेंशियल एनर्जी मिल गई K Q1 Q2 अपॉन R। और लास्ट टर्न पे हमने पोटेंशियल एनर्जी के सवाल किए थे, तो हमें पता है कि दो पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जरिया बन गया पोटेंशियल एनर्जी को अंडरस्टैंड करने का। क्या थिंकिंग समझ में आया आपके, किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचने के लिए किया, राइट? ओके, तो ध्यान रखना पोटेंशियल नाम का वर्ड केवल 3 जगह आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्हीं 3 जगहों पर बिना कांटेक्ट के फोर्स की बात आती है, केवल 3 जगहों पर ही फील्ड की बात आती है। तो जहां जहां फील्ड को डिफाइन किया जाता है वहां वहां पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो और भी बहुत सारी जगह डिफाइन किया जाता है। सही है, ठीक है। फोर्सेस तो बाकी जगह भी डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन जहां फोर्स बिना कांटेक्ट के आता है वहां फील्ड डिफाइन किया जाता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि टेंशन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है। थप्पड़ मारना ये भी फोर्स है, वो भी एग्जिस्ट करता है। अब यहां फील्ड की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन, इसको समझाने के लिए फील्ड की कोई जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन ग्रेविटेशन जिसमें कांटेक्ट के बिना फोर्स पॉसिबल है, अर्थ और चंद्रमा एक दूसरे से बहुत दूर है, वो कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है ना। तो जहां जहां कांटेक्ट के बिना फोर्स आता है वहां फील्ड नाम की आइडिया आती है, और जहां जहां फील्ड नाम की आइडिया आती है उस जगह पे पोटेंशियल नाम की आइडिया भी आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए डिफाइन किया गया है, आसान बनाने के लिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उन जगहों पर भी आती है जहां पर कांटेक्ट के बिना, सॉरी, कांटेक्ट की वजह से फोर्स है। जैसे स्प्रिंग फोर्स में भी पोटेंशियल एनर्जी आती है, वहां स्प्रिंग पोटेंशियल ऐसी कोई बात डिफाइन नहीं होती, स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, राइट? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी
बहुत सारी जगह डिफाइन होती है, उनमें से जिन जिन जगहों पर बिना कांटेक्ट की वजह से फोर्स है, वहां फील्ड और पोटेंशियल नाम की आइडियाज आती है। पूरा व्यू आपको मिला क्या होता है। अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो पोटेंशियल का बेसिक मतलब अब आपको शायद समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे क्यों डिफाइन किया गया था मैथमेटिकली। मैंने कहा था ना, अभी ध्यान मत देना, अभी सिर्फ देख लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। वी डिफाइन स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीवी, है ना, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीवी एज डीवी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, राइट। मैंने कहा था अभी इस पर विचार मत करो कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बस ऐसा है, ऐसा सोच लो कि ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों है इस पर विचार मत करो। ये बेसिक डेफिनेशन है। फिर इस डेफिनेशन को चेंज ओवर करके हमने एक थोड़ी सी ज़्यादा सही परिष्कृत डेफिनेशन को लाया, और वो डेफिनेशन ये थी। तो डी डब्ल्यू की जगह एफ डॉट डी आर लिख के एफ बाई क्यू जीरो को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, तो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये एक नई डेफिनेशन हमको मिली। और इससे हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज डिफाइन करके बताया कि पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्रकार आ सकता है। ये पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर डिफाइन हुआ। तो पॉइंट सोर्स की वजह से के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो आप देखें इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव सोर्स चार्ज है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ई वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स सोर्स होती, मतलब इस डायरेक्शन में आता, इधर के बजाय इधर आता। तो ई वेक्टर और आर वेक्टर अपोजिट हो जाते उस केस में। तो उस सिचुएशन में ये डी आर वेक्टर जो है और ई वेक्टर इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता, तो यहां कॉस 180 आता, जिसकी वजह से माइनस साइन एक और आ जाती। वो माइनस साइन इंक्लूड होने की वजह से आपको फाइनल आंसर में एक माइनस साइन यहां और मिल जाती। तो बहुत सिंपल तरीका है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इनके फॉर्मूलों में चार्ज को प्लस माइनस साइन के साथ लिख दो, अपने आप पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की साइंस पता चल जाती है, राइट। ओके, तो यहां पर चार्ज को साइन के साथ लिख दो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज यूज किया है तो पोटेंशियल उसकी वजह से प्लस के क्यू बाय आर होगा, अगर नेगेटिव चार्ज यूज किया है तो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगी, राइट। ठीक बात है। लेकिन मैंने आपको आगाह भी किया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए आप चार्ज को इस प्रकार से साइन के साथ मत लिखा करो। वहां पर मैग्नीट्यूड को बिना साइन डाले अलग से निकाल लिया करो, और डायरेक्शन को आप जज करो कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स है, रिपल्शन है कि अट्रैक्शन है, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन की बात अलग से करो। ठीक बात है। तो उससे कभी कंफ्यूजन और मिस्टेक्स नहीं होंगी, है ना। तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, दो स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनमें चार्ज की वैल्यू को आप साइन के साथ पुट कर दो, Q1 Q2 में जो भी चार्ज है उसको साइन के साथ पुट करो, पोटेंशियल का आंसर साइन के साथ आ जाएगा, राइट। पोटेंशियल स्केलर है लेकिन उसमें साइन होता है फिर भी। तो पॉइंट नंबर 5 में इसके बाद अब पोटेंशियल एनर्जी का संबंध भी समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी से उसका रिलेशन क्या है, वो भी बात पकड़ में आ गई, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अगर किसी सोर्स की वजह से पोटेंशियल पता है तो उस पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे तो हमें उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है, राइट। तो अब आगे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is scalar quantity but it has sign। लेकिन इसमें साइन होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसमें साइन होता है, ठीक है। वैसे भी डॉट प्रोडक्ट जहां पर भी आता है वहां साइन आता ही है, प्लस माइनस साइन आ सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर्स आते हैं वो आंसर्स हमेशा स्केलर क्वांटिटीज के होते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आसान है, सोच समझ में आ गई बात। तो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं तो बात थोड़ी सी पकड़ में आ जाएगी। गिवन
identical point charges plus q each placed on vertices of equilateral triangle. Find electric potential at centroid given length of side of triangle is L. तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं। एक यहां पर चार्ज है, एक यहां पर चार्ज है और एक यहां पर चार्ज है। पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। अब इनके सेंट्रॉइड पर, यानी यहां से सामने वाली साइड को मिलाने वाली, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन खींच दी। ऐसे ही यहां से भी ये लाइन खींच दी, ऐसे ही यहां से भी। तो ये सेंट्रॉइड पोजीशन हो गई। इस सेंट्रॉइड पोजीशन को पी पोजीशन बोल दिया। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 चार्जेस की वजह से होंगे। एक सोर्स ये वाला है, इस सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर होगा। एक दूसरा सोर्स ये वाला है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे होगा। और तीसरा सोर्स ये वाला है। तीनों सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, राइट। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मेडियन है, इसे मेडियन कहते हैं। मेडियन मतलब जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, उसे मीडियन बोलते हैं। लेकिन ये मीडियन यहां पे राइट एंगल भी बना रही है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये स्पेशल केस है, राइट। तो ये L/2 डिस्टेंस हो गया और ये L डिस्टेंस हो गया, लेंथ ऑफ वन साइड। तो मीडियन की लेंथ कितनी है वो निकाली जा सकती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं L/2 का स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहां पे। तो यहां से मीडियन की लेंथ निकल आई √3L/2। और जो सेंट्रॉइड होता है, ये पॉइंट सेंट्रॉइड, तीनों मीडियंस जहां इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड की विशेषता होती है कि वो मीडियन को 2:1 रेशो में बांटता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। तो एक तरफ का हिस्सा 2 हिस्सा है, एक तरफ का हिस्सा 1 हिस्सा है, राइट। ओके। तो इस डिस्टेंस को मैं 2x कहूंगा तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, या इसको 2y कहूंगा तो ये डिस्टेंस y हो जाएगा, राइट। ओके। मतलब इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है। तो इसलिए 2y प्लस y इज इक्वल टू √3L/2। अगर मैं इस डिस्टेंस को y कह दूं तो ये वाला डिस्टेंस 2y हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन की पूरी लेंथ को 2:1 हिस्सों में बांटेगा। तो एक तरफ का हिस्सा y कह दूं तो दूसरी तरफ का हिस्सा 2y हो जाएगा।
और 2y प्लस वाई दोनों मिला दो तो √3l/2 है, यानी 3y इज इक्वल टू √3l/2, राइट। तो हमको तो 2y, ये जो डिस्टेंस हमको चाहिए वो 2y डिस्टेंस है ना, हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो 2y, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे इंप्लाइज दैट 2 इंटू 3y इज इक्वल टू 2 इंटू √3l/2, ओके। और ये 3 उधर ले जाओ तो यहां से 2y की वैल्यू आ जाएगी l/√3। ये डिस्टेंस आ गया ये वाला l/√3, ये मैंने निकाल के दिखाया डिस्टेंस, कैसे निकाला है वो आपको समझाया मैंने। l/√3 ये डिस्टेंस आ गया। तो ये डिस्टेंस अगर l/√3 है तो ये वाला डिस्टेंस भी l/√3 होगा और ये वाला डिस्टेंस भी l/√3 ही होगा, राइट। और l जो है वो एक साइड की लेंथ है इक्विलैटरल ट्रायंगल के। क्लियर है, पूरा सीन समझ में आ गया। अब आपको हर पॉइंट चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस मालूम है और पोटेंशियल स्केलर है, तो 3 सोर्सेस है, तीनों के अलग अलग पोटेंशियल p पॉइंट पे क्रिएट होंगे और आपको तीनों पोटेंशियल जोड़ने हैं। तो इसलिए टोटल पोटेंशियल जो क्रिएट होगा वो A पोजीशन पर, B पोजीशन पर और C पोजीशन पर जो चार्जेस है उनकी वजह से क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ A, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ B, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ C, हर एक पोजीशन पर जो चार्ज है वो अपना पोटेंशियल P पॉइंट पे क्रिएट करेगा। तो इसलिए एक पोटेंशियल होगा KQ/L/√3, दूसरा KQ/L/√3 और तीसरा KQ/L/√3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा KQ/L/√3। ऐसा हमको 3 बार करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऊपर चला गया तो हमें मिलता है 3√3 KQ/L। ये आंसर होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो हम निकालना चाहते हैं P पोजीशन पर 3 चार्जेस की वजह से। अब यहां पे 3 सोर्सेस है, 3 पॉइंट सोर्स, हर एक पॉइंट सोर्स अपना अपना पोटेंशियल पैदा कर रहा है P पॉइंट पर। तो कुल मिला के टोटल पोटेंशियल जो हमको मिलेगा वो इस प्रकार से मिल जाएगा 3√3 KQ/L। क्या थिंकिंग समझ में आया, राइट। एक सवाल और ले लेते हैं। क्वेश्चन 2, गिवन point charge 1 microcoulomb and 2 microcoulomb placed on x-axis and y-axis as shown. Find electric potential at origin। तो अब सिचुएशन को समझें। हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज ये एक्स एक्सिस है और सपोज ये वाई एक्सिस है, और हमको दिया हुआ है कि यहां एक पॉइंट चार्ज है +1 कूलम और यहां पर एक पॉइंट चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, सॉरी +1 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं, राइट। सब इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो है 1,0 मीटर में और इसका पोजीशन है 0,1 मीटर में, राइट। इसका मतलब ओरिजिन
ओ, इस जगह से इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस 1 मीटर है और इसका भी डिस्टेंस 1 मीटर है। तो हमको ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो बहुत आसान सा सवाल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर दो सोर्स चार्ज है। तो पहले सोर्स चार्ज की वजह से के Q1 अपॉन R1, दूसरे की वजह से के Q2 अपॉन R2, ये सीन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के की जगह 9 इंटू 10⁹ एसआई सिस्टम में। Q1 पहला चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। दूसरा है 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 1 मीटर। सब कुछ एसआई यूनिट में, तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा, राइट? ओके, तो इसलिए आंसर किस यूनिट में आएगा? तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻³ बचेगा। तो यहां 9000 बचेगा, यहां पे भी 9000 इंटू 2, यहां पे 18000 बचेगा, यहां पे 9000 बचेगा, राइट? ओके, तो 27000 हो गया टोटल, 27000। अब यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी। अब एसआई यूनिट क्या होगी? तो ये KQ/R, इसमें K की यूनिट क्या होती है? तो आप चेक करें, K की यूनिट होती है KQ/R, इसमें K की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सही है? ये यूनिट कहां से आई? F फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से आप K की यूनिट निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय Q की यूनिट क्या है? कूलम, और R की यूनिट क्या है? मीटर। एक मीटर कट गया, एक कूलम कट गया, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। न्यूटन इंटू मीटर, ये वर्क डन की यूनिट है जूल, तो जूल अपॉन कूलम्ब, ये यूनिट हो गई KQ/R की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम इतना लंबा घूम के निकाले उसकी बजाय हम सीधे ही सोच सकते थे कि dV इज इक्वल टू होता है -dW अपॉन Q0। अब आप इसमें यूनिट चेक करें, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, SI यूनिट क्या होगी इसकी? वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इसको बोलते हैं वोल्ट, स्पेशल नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सवाल ही इसलिए करा है, एक्चुअली पोटेंशियल तो समझ में आ ही गया था, उसकी यूनिट के बारे में बात छूट गई थी, तो यहां से यूनिट के बारे में बात कवर हो गई कि जूल अपॉन कूलम, ये जो यूनिट है ये एक्चुअली वोल्ट है, ठीक है? तो इसकी यूनिट है 27000 जूल अपॉन कूलम। जूल अपॉन कूलम यानी 27000 वोल्ट, राइट? अब ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझते ही हो। आगे बहुत सारा काम आपको वोल्ट नाम की यूनिट में करवाया जाएगा, आगे बहुत सारी जगह यूज आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी महत्वपूर्ण क्वांटिटी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? सिंपल थॉट, यूनिट्स के बारे में बात पकड़ में आ गई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की समझ, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है ना? अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स लिखने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल बातें लिखने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सवालों को समझने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट हिंट्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट हिंट्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार ये पोटेंशियल नाम की बात पूरी तरह समझ में आ गई। अब इसके बाद एक्चुअली मुझे सिर्फ 2-3 चीजें ही करानी है और ये चैप्टर फिनिश है। एक कराना है मुझे, वो है डाइपोल से रिलेटेड चीजें और इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बस ये 2 चीजें कवर हो जाए तो ये चैप्टर फिनिश ऑफ होने जा रहा है। ओके, काफी लंबा चौड़ा चैप्टर होता है ये और काफी समय लगता है इसमें,
20-22 लेक्चर्स टोटल लग जाते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट हिंट्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट हिंट्स ले रहे हैं अपन। वी नो दैट dv is equal to minus E dot dr, right? Therefore, if dr vector displacement is along same line as E vector, then dv is equal to minus E का मॉड इंटू dr का मॉड इंटू cos 0 डिग्री। अगर E वेक्टर और dr डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के हैं, सपोज ये एक पॉइंट सोर्स चार्ज है और इस पॉइंट सोर्स चार्ज से P पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और हम P पॉइंट से P डैश पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट लाते हैं dr वेक्टर, वो भी सेम डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लाते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो डिस्प्लेसमेंट ई वेक्टर के सेम लाइन पे हुआ, तो dr और ई वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो चेंज इन पोटेंशियल P और P डैश के बीच में जो पोटेंशियल का चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल, ये हो जाएगा माइनस ई dr, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr, राइट। ठीक बात है, ओके। और यहां से बोल सकते हैं कि देयरफॉर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वोल्ट पर मीटर। तो आपने कुछ किताबों में कुछ जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर में लिखते हुए देखा होगा, है ना। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर यूनिट इस वजह से आती है, राइट, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी माइनस dv बाई dr इस प्रकार डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो इस टर्म को dv बाई dr, हियर टर्म dv बाई dr is also called as potential gradient। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ। ग्रेडियंट शब्द शायद मैंने पहले कभी सिखाया हो आपको कि जहां कहीं पे भी दो पोजीशंस पे किसी क्वांटिटी में चेंज आता है तो वहां ग्रेडियंट शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम की टर्म डिफाइन हो रही है, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में, लेट E vector due to given source charge at any point P is E vector is equal to Ex I cap plus Ey j cap प्लस Ez k कैप। तो इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 डायमेंशनली लिख सकते हैं, Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, इस पैटर्न में लिखा जा सकता है। एंड डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश
तो डी आर वेक्टर को लिखा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो डी आर वेक्टर भी 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनको 3 डायमेंशनली एक्सप्रेस किया है आई कैप, जे कैप और के कैप लगा के। देन dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप से होगा। ठीक है। इफ case 1, if we select dy equal to 0 and dz equal to 0, अगर हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट सिलेक्ट करें कि केवल x डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अगर हम इस प्रकार से पॉइंट P से P डैश तक डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा? देन dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप, क्योंकि डी वाई और डी जेड तो जीरो हो गए, हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं लाए, इस प्रकार अगर डिस्प्लेस हो तो उस सिचुएशन में हमको ये सीन मिलेगा। देयरफॉर dv इज इक्वल टू मिलेगा, अब जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो i डॉट j क्या बनेगा? 0। i डॉट k ये भी 0 बनेगा, सिर्फ बचेगा i डॉट i, मतलब केवल x वाली टर्म का x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन बच जाएगा, जो y कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट आएगा x कंपोनेंट से और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा इससे, वो 0 हो जाएगा y और z में। तो इसलिए हमें मिलेगा केवल माइनस ई एक्स डी एक्स। देयरफॉर ई एक्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है माइनस डी वी बाई डी एक्स। ध्यान रहे कि v पोटेंशियल में x, y और z तीनों क्वांटिटीज का मिक्सचर है। अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ई एक्स डी एक्स भी मिलेगा, ई वाई डी वाई भी मिलेगा और ई जेड डी जेड भी मिलेगा। मैं सिर्फ एक स्पेशल सिचुएशन ले रहा हूं, जब स्पेशल सिचुएशन में P पॉइंट से मैं इस प्रकार डिस्प्लेस होता हूं, ऐसी जगह जाता हूं कि डी वाई 0 होता है, डी जेड 0 होता है, मतलब मैं केवल एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस होता हूं। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक्स कंपोनेंट इस प्रकार से डिफाइन करते आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ऐसे डिफाइन करते आएगा। ठीक बात है, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, है ना, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स व्हेन y and z do not change। जब y और z में कोई चेंज नहीं लाया जाए तो उस समय जो dv बाई डी एक्स की वैल्यू होगी उसको मैं ex लिखता हूं। तो ex लाने का तरीका क्या है कि आप y और z इन पोजीशंस में पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में कोई चेंज मत लेके आओ, केवल x कोऑर्डिनेट में चेंज लेकर आओ, तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यानी इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी में x y z तीनों क्वांटिटीज नहीं, पोटेंशियल को डिफाइन करते समय x y z तीनों हैं। वो कैसे पता? आप ऊपर देख लो, जब मैं एक्चुअली इसको सॉल्व करूंगा तो ex dx भी आएगा, ey dy भी आएगा, ez, वो तो मैंने एक स्पेशल केस लिया जब dy और dz 0 होगा। तो यानी अगर मैं ex लाना चाहता हूं केवल
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो मैं क्या करूं, केवल ई एक्स लाने के लिए क्या करूं, तो केवल ई एक्स लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वाई और जेड में कोई चेंज न लाते हुए केवल पॉइंट पी से एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा हिल जाना चाहिए, डिस्प्लेस हो जाना चाहिए डीएक्स, और फिर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूंगा विथ माइनस साइन, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। क्या एक्स डायरेक्शन में लाने के लिए, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ा, समझ में आया? इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब v जो क्वांटिटी है, उस v क्वांटिटी में एक्स वाई जेड तीनों चीज इन्वॉल्व है। अभी मैं आगे सवाल लूंगा तो आपको पकड़ में आएगा कि v क्वांटिटी में एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व है, लेकिन मैं जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y और z को कांस्टेंट, डू नॉट चेंज मतलब क्या, y और z को मैं कांस्टेंट ट्रीट करते हुए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हुआ, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, y और z को कांस्टेंट मानते हुए मैं x के रिस्पेक्ट में, ऐसे डिफरेंशिएशन को हम नाम देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस लंबे लंबे सिंबल्स के साथ न लिखते हुए हम इसको एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म सिंबल दे देते हैं। तो हम आगे से ऐसे लिख दिया करेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, डेल वी बाय डेल एक्स। और हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि v को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, और v को डिफरेंशिएट करते समय y और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करो। यानी आप मान लो कि y और z में कोई चेंज नहीं है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपको EX, केवल x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब ये सेम काम हम y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड और z डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए भी कर सकते हैं। अब केस 1 के बाद मैं केस 2 ले रहा हूं। केस 2 में मैं लिख रहा हूं, केस 2, if we select dx is equal to 0 and dz equal to 0, तो dv इज इक्वल टू होगा माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट। अब मैं चला कहां से था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने चालू किया था इस जगह से, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ई की जगह ये लिख दिया था, डी आर की जगह ये, लेकिन मैं इस प्रकार हिलना चाहूंगा, पी पॉइंट से ऐसे मूव करूंगा कि dx यानी x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, dx 0 हो, dz 0 हो, केवल y डायरेक्शन का मूवमेंट हो। तो केवल y डायरेक्शन का मूवमेंट अगर आता है तो मुझे dx और dz 0 मिलते हैं, और इसलिए मैं यहां केवल dy j कैप लिख सकता हूं। अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i डॉट j 0 हो जाएगा, k डॉट j भी 0 हो जाएगा, केवल ई वाई डी वाई बचेगा, जे डॉट जे 1 होता है, तो डी वी इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ई वाई डी वाई। यानी ई वाई डिफाइन करने का तरीका है माइनस डी वी बाय डी वाई, कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई लिखने का तरीका, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं केस 3 को। अब आप समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो केस 3 में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, केस 3, कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट, दैट इज dx इज इक्वल टू 0 एंड dy इक्वल टू 0, हमें मिलता है dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट डी जेड के कैप के साथ, यानी dv बराबर मिलता है माइनस ई जेड डी जेड,
और यहां से हमको EZ डिफाइन करना पता चल जाता है माइनस डेल V बाय डेल Z, और इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन उसके उस स्केलर के यूज से, यूटिलाइजेशन से मैं वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन कर सकता हूं। तो अब इन सारी आइडियाज से आपको एक बात पता चल गई कि मैं केस 1, केस 2, केस 3 को एक साथ अप्लाई करूं, तीनों को एक साथ यूटिलाइज करूं, तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हुए। और मैं अगला पॉइंट इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो अगला पॉइंट नंबर है 3, आई सपोज। हाँ, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 3। तो पॉइंट 3 में मैं लिख सकता हूं, पॉइंट 3 में लिख सकता हूं यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V as function of x, y and z, we can define electric field E vector as, E वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे, Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं Ex की जगह लिख रहा हूं माइनस डेल V बाय डेल एक्स, और आपको पता है कि ऐसा क्यों लिखा गया है। Ey की जगह माइनस डेल V बाय डेल वाई, और Ez की जगह माइनस डेल V बाय डेल Z। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का तरीका मेरे पास आ गया, और वो हो गया माइनस डेल V बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल V बाय डेल Z के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में डिफाइन करने का एक वे, एक तरीका, एक्सप्रेशन इस प्रकार से मिल चुका है। अब इसको कई बार ऐसे भी लिख लिया जाता है, ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप ऑफ भी। तो इसको एक ऑपरेशन कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट निकालना। दिस इज टू डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं ग्रेड या ग्रेडियंट। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये बस लिखने का सिंबॉलिक तरीका है, डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट, इसको डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना, ऑफ वी। ठीक है, बस सिंबॉलिक है, वो करना ये है, बस सिंबल आपको ध्यान रखना है। ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसे सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। वो सिंबॉलिकली लिखा है, इतना लंबा ना लिखना पड़े इसलिए सिंबॉलिक, तो ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब आपको ग्रेड या डेल ऑपरेटर, इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, तो डेल ऑपरेटर ऑफ वी। तो इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझ लेंगे तो बात इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पकड़ लेंगे, इस पर बेस्ड तो सारी बात ध्यान में आ जाएगी। राइट, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में।
वो लाइट बंद हो गया था इधर का। तो जरा एक क्वेश्चन अपन चेक कर लेते हैं। गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P is V is equal to 8 minus 8x minus 8xy square minus 6xyz minus 6yz square plus 3z. Find force on a point charge placed at P. A point charge 2 coulomb placed at point P, where coordinates of P are 0,0,0. तो देखो, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, राइट? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मेट दिया हुआ है इस प्रकार से, और हमसे पूछा है कि फाइंड फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स, तो कोई पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि उसके आसपास कोई सोर्स चार्ज होंगे और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन पे एक चार्ज रखा हो 2 कूलम का, तो उस 2 कूलम के चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ना। लेकिन हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता करना होगा, राइट? निकालना क्या है हमको? फोर्स। और फोर्स कैसे निकलता है? टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखने का तरीका हमें पता है, तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जहां पर V पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो देखो, V एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। तो मैं पहले डेल वी बाय डेल एक्स सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? तो मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ, इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्या दिया है मुझे? 8x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 6xyz माइनस 6yz स्क्वायर प्लस 3z, ये दिया हुआ है, ठीक है? तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, इसको सॉल्व कैसे करूंगा? तो आप देख सकते हैं, जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलने वाला है? y और z को कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो क्या आप 8x को डिफरेंशिएट कर पाओगे? यस, आंसर मिलेगा 8। क्या आप 8xy स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर पाओगे? हाँ। y स्क्वायर कांस्टेंट, जैसे 8 कांस्टेंट है ना, तो y स्क्वायर को भी कांस्टेंट ट्रीट करो, क्योंकि जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y और z को कांस्टेंट मानना है। तो y स्क्वायर कांस्टेंट है, जैसे 8y स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो माइनस 8y स्क्वायर डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। x का डिफरेंशियल 1 होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो y और z को कांस्टेंट मानो, तो 6yz बाहर ले लो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहां पे y और z दोनों ही कांस्टेंट है, तो 6yz स्क्वायर पूरा ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। z भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल भी 0 आ जाएगा, राइट? अब इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया ex वाली टर्म, ये पहली वाली टर्म आ गई। तो ये पहली वाली टर्म क्या हो गई? तो ये हो गई माइनस 8 प्लस 8y स्क्वायर
प्लस 6yz, ये पहली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म डिफाइन करो, तो दूसरी टर्म डिफाइन करने के लिए क्या करो, तो माइनस डेल v बाय डेल y। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इस बार x और z को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो 8x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 6xyz माइनस 6yz स्क्वायर प्लस 3z, ये फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये पूरे का 0 आ जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस साइन है। यहां पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x को कांस्टेंट मानना है, तो माइनस 8x कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होगा, तो इंटू 2y हो जाएगा। अब यहां पे x और z कांस्टेंट है, तो माइनस 6xz कांस्टेंट बाहर ले लो, y का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में होगा 1, माइनस 6z स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y का डिफरेंशियल 1 और 3z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उसका डिफरेंशियल 0। यानी ये डिफरेंशियल वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी, बाहर माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 दूनी 16xy और माइनस माइनस प्लस 6xz और माइनस माइनस प्लस 6z स्क्वायर, राइट। अब इसी प्रकार से माइनस डेल v बाय डेल z निकल आएगा, तो इस बार z के रिस्पेक्ट में करना है तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो y और x और y को कांस्टेंट ट्रीट करो, बाहर माइनस साइन है, तो ये कांस्टेंट हो गया पूरा, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है 0, ये भी पूरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि x और y दोनों कांस्टेंट ट्रीट करना है। यहां पे एक्स वाई कांस्टेंट है तो माइनस 6xy बाहर निकाल लो, z का डिफरेंशिएशन आएगा 1, यहां पे z स्क्वायर का डिफरेंशियल 2z होगा और 6y कांस्टेंट है, इंटू 2z और z का डिफरेंशियल होगा 1, तो 3 आ जाएगा यहां पे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई अंदर करते जाओ तो 6xy प्लस 12yz माइनस 3, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसलिए ई वेक्टर डिफाइन हो गया। ई वेक्टर कैसे डिफाइन हो गया, तो पहली टर्म है दिस, तो ये टर्म है माइनस 8 प्लस 8y स्क्वायर प्लस 6yz आई कैप। दूसरी टर्म जो है वो ये वाली है, तो इस टर्म के साथ 16xy प्लस 6xz प्लस 6z स्क्वायर जे कैप, और तीसरी टर्म है 6xy प्लस 12yz माइनस 3 के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, राइट। अब हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोजीशन पे चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, तो पॉइंट चार्ज कहां रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज कहां रखा हुआ है 2 कूलम का, वो रखा हुआ है 0,0,0 पर, तो x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0 रखोगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब एट p 0,0,0 इलेक्ट्रिक फील्ड, अब p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो y की जगह 0, z की जगह 0, तो यहां बचेगा केवल -8 आई कैप। यहां पे x y और z सब 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहां पे ये सब 0 हो जाएगा तो -3 के कैप बचेगा, -3 के कैप, राइट। और आपके पास 2 कूलम का पॉइंट चार्ज है, तो फोर्स F वेक्टर होगा Q इंटू ई वेक्टर। 2 कूलम का पॉइंट चार्ज है तो 2 इंटू -8I -3 के, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू आ गई इस 2 कूलम के चार्ज पर, -16I कैप -6J कैप, ये फोर्स इस पार्टिकल पर, इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला है। क्या लॉजिक पकड़ में आ गया, सिंपल थीम है, बात ध्यान में आ गई। तो इस तरह के सवाल हम कर पाएंगे जब हमको पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी XYZ के फंक्शन के रूप में दी गई हो, पोटेंशियल XYZ के फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ हो किसी तरह से, और हमको किसी पॉइंट पे रखे हुए किसी टेस्ट चार्ज 2 कूलम टेस्ट चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है, तो हम इस प्रकार से
इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। मैंने तो एक सवाल ले लिया इस प्रकार से, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे बहुत सारे इस प्रकार के सवाल। तो ये आइडियोलॉजी पकड़ में आ गई, राइट। अब इंपॉर्टेंट हिंट्स ही चल रही है अभी, और इंपॉर्टेंट हिंट्स में हम अगले कॉन्सेप्ट पर आने वाले हैं। ये एक लास्ट प्रकार का कॉन्सेप्ट है और इस पे भी सवाल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे डाइपोल पे, और डाइपोल के बाद में अगला पोजीशन आता है कंडक्टर इंसुलेटर पर कुछ स्पेशल चीजें। तो ये मिलाकर हमारा ये चैप्टर फिनिश ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ओके।